हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग जो आपका वर्किंग विद द पीपल है और ये सेक का पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगी। एंड वॉइस बहुत लो रहने वाला है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट क्योंकि मैंने बोला था कि आपको जो डिटेल वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊँगी। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, वीडियो जाके वहाँ पे आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या कितना टाइम होता है। अब इसमें ये देखने वाले कि कौन कौन सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको आने के चांसेस होते हैं। सो एक तो दो क्वेश्चन आपका रहेगा लॉन्ग एंड शॉर्ट। शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन रहेगा, वो आपको कंपलसरी आपको बनाना ही पड़ेगा, उसमें आता है नहीं आता से डजेंट मैटर। लॉन्ग क्वेश्चन में से अब 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखते हैं सर टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आपको प्रोफेशनल एथिक्स है। अब ये मे बी एक बार आपको शॉर्ट में पूछा गया, एक बार लॉन्ग में पूछा गया, तो इस बार भी पूछा जा सकता है या लॉन्ग या शॉर्ट में। तो इसको डिटेल में देखेंगे। रैपोर्ट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है और SWOT जो है SWOT। इसके अलावा ग्रुप एंड कम्युनिटी में कैसे वर्क किया जाता है, इसके ये है टॉपिक। और इसके अलावा एक है सेल्फ केयर, जिसमें से मैंने अपने प्रोफेशनल एथिक्स जो है उसको कवर किया है। इसमें रैपोर्ट के बारे में बताया है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें करना है। SWOT जो है SWOT, ये भी मैंने बताया। ग्रुप कम्युनिटी भी इसमें मैंने कवर कराया है। सेल्फ केयर जो है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, आप अपने आप को किस तरह से जो है सेल्फ केयर करते हो और ये फिर आप एथिक्स में कैसे इस चीज़ को देखते हो, इसको ये खुद से आप लोग कर लेना। तो 1 2 3 4 5 टॉपिक मैंने इसमें कवर करवाया है और ये वीडियो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। सो पहले देखते हैं प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है। सो ये हिंदी में, इंग्लिश में है एंड हिंदी में भी इसको मैं बताऊंगी। सो इंट्रोडक्शन आपको ऐसे लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। आपको प्रोफेशनल एथिक्स का अगर डेफिनेशन पता है तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे बता सकते हो कि प्रोफेशनल एथिक्स रिफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड एंड वैल्यूज दैट गाइड द बिहेवियर, कंडक्ट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ ए इंडिविजुअल इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। सो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपको किस तरह से आप अपना जो वैल्यू सिस्टम है, कंडक्ट है, बिहेवियर है, उसको रखते हो। एवरी प्रोफेशन, चाहे आपका मेडिसिन से जुड़ा हो, लॉ हो, टीचिंग हो, इंजीनियरिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट और पब्लिक सर्विस, सबके अपने अपने एथिक्स होते हैं। हैज़ इट्स ओन एथिकल कोड दैट इंश्योर द इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट फॉर द सोसाइटी। प्रोफेशनल एथिक्स हेल्प करता है आपको किस चीज़ में, मेंटेन लॉ एंड ट्रस्ट, इंश्योर द प्रोफेशनल एक्ट्स रिस्पॉन्सिबल, अवॉइडिंग द मिसयूज ऑफ पावर। जहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स होगा वहाँ पे मिसयूज ऑफ पावर जो वहाँ पे कम होता है और काम जो है वो नॉलेज बेस्ड होता है। अब ये पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा है और उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन भी लिखोगे प्रोफेशनल एथिक्स का। सो एथिक्स इज अ स्टडी व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो राइट एंड रॉन्ग के बीच में, दैट इज द एथिक्स। और प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, मीन्स एप्लीकेशन। जो आपने एथिक्स राइट एंड रॉन्ग के बारे में सीखा है, जब उसको अप्लाई करते हो प्रोफेशनल, जिस भी आप प्रोफेशन से जुड़े हुए वहाँ पर जब उस चीज़ को अप्लाई करते हो, सो दैट इज द प्रोफेशनल एथिक्स। सो इसका अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो प्रोफेशनल एथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट्स गवर्न हाउ मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन शुड बिहेव, इंश्योरिंग ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस इन देयर वर्क। तो एथिक्स रिटन कोड भी है आपका, उसको लिखा भी गया है। सो कोड ऑफ कंडक्ट इसको बोला जाता है, कोड ऑफ एथिक्स बोला जाता है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बोला जाता है, जिसको क्रिएट किया जाता है प्रोफेशनल बॉडीज और एसोसिएशन के द्वारा। अब हो सकता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रोफेशनल एथिक्स की ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसका क्या गोल क्या है। सो पहला आप लिखोगे टू मेंटेन द प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड माना जाता है एथिक्स में। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड क्लाइंट्स। प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को। प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज को। इंश्योर द क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन सर्विस। ट्रस्ट को बिल्डअप करता है और प्रमोट फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 7 पॉइंट्स आप जब ऑब्जेक्टिविटी पूछा जाएगा उसमें आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस जो है प्रोफेशनल एथिक्स का क्या क्या है, ऑब्जेक्टिविटी अलग हो जाएगा, इंपॉर्टेंस अलग होगा। सो पहला है कि बिल्ड करता है ट्रस्ट को। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोफेशन। तो जहाँ पे ट्रस्ट होगा, कोई भी अगर मान लो प्रोफेशन है वहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, आइदर इट इज़ डॉक्टर है, कोई टीचर है, लॉयर है, इंजीनियर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, अनएथिकली चीज़ें किया जा रहा है वहाँ पर ट्रस्ट अगर नहीं है, तो फिर आपका एथिक्स जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। इंश्योर करता है फेयर प्रैक्टिसेस को, मतलब एथिक्स जो है प्रिवेंट करता है करप्शन को, डिसऑनेस्टी को, फ्रॉड को, डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन को। फिर ये प्रोटेक्ट करता है पब्लिक इंटरेस्ट को। प्रोफेशनल जो इन्फ्लुएंस पीपल्स लिव इन डायरेक्टली, एथिकल कंडक्ट, इंश्योर द सेफ्टी, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। improve the professional reputation. Ethical profession are respected and value which enhance the credibility of the profession. So अगर ethical प्रोफेशनल एथिक्स है तो वहाँ पे रेपुटेशन जो होता है आपका, जो रिस्पेक्ट होता है वो और ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और उसको एनहेंस किया जाता है, किससे, क्रेडिबिलिटी और प्रोफेशन से।
एथिक्स अलाइंस विद द रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज रिड्यूसिंग द चांस ऑफ लीगल वायलेशन। सो एथिक्स को हमेशा अलाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है किस चीज़ से, रूल एंड रेगुलेशन से, लॉज से, और इससे आपको क्या चीज़ रिड्यूस किया जा सकता है, लीगल वायलेशन जो होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इनहेंस द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो एथिकल बिहेवियर जो है वो फॉस्टर करता है डिसिप्लिन को, टीम वर्क को, प्रोफेशनलिज्म को और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को। फिफ्थ है कि जो प्रिंसिपल ऑफ, इसका सिद्धांत क्या क्या है प्रोफेशनल एथिक्स का। सो अगर देखा जाए तो ये इसमें बहुत सारे आपको सिद्धांत हैं। जो पहला है आपका इंटीग्रिटी है, बीइंग ऑनेस्ट, अपराइट एंड ट्रूथफुल। इंटीग्रिटी आपका होना चाहिए जिसमें आपको बीइंग ऑनेस्ट, अपराइट और ट्रूथफुल होना जो है वो अनिवार्य है। सेकेंड है अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन ऑन एक्शन। जब अपने एक्शन जो आप जो भी काम करते हो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो उसको ही अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, स्टूडेंट, पेशेंट और ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो कि डॉक्टर जो होते हैं वो अगर किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। वो ऐसा नहीं कि जो भी कोई आता है उनसे मिलने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते। या मान लो कि कोई टीचर है, अगर उनको पता है कि स्टूडेंट अगर वीक है या उसका कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर वो उससे उनसे शेयर करता है तो उनको उसको उस चीज़ को अपने तक रखना चाहिए। तो डैट इज़ द प्रोफेशनल एथिक्स। ऑब्जेक्टिविटी है, टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट ऑन पर्सनल बायस और इमोशन। सो हमेशा प्रोफेशनल एथिक्स में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ आप तत्व के जो है फैक्ट के तौर पे चीज़ों को लिखोगे। आपको जो प्रोफेशनल बायस होना चाहिए, आप किसी के तरफ भेदभाव नहीं करोगे। इमोशन पे चीज़ें बहुत कम होती है इसमें। रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिस्पेक्टिंग क्लाइंट्स, कलीग्स, सबऑर्डिनेट, सीनियर एंड ऑल स्टेक होल्डर। चाहे आपसे कोई जूनियर क्यों ना हो, सबऑर्डिनेट क्यों ना, रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा सबको। ट्रांसपेरेंसी मतलब ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन, जीरो हाइडिंग एजेंडाज। सो इसमें आपको जो चीज़ें हैं जो आपको पब्लिक डोमेन में होना चाहिए उसको आप ट्रांसपेरेंट करोगे, क्लियर करोगे। कॉम्पिटेंस, इसमें कंटिन्यूसली आप अपने आप को इम्प्रूव करना, स्किल जो है डेवलप करना। प्रोफेशनलिज्म मतलब मेंटेन डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कर्सी, आपको प्रॉपर वर्क कंडक्ट होना चाहिए। अब प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो डिफरेंट फील्ड में कैसे यूज़ किया जाता है। सो अब ये हो सकता है कि आपको पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, तो अपना कॉमन सेंस यूज़ करना कि एथिक्स का यूज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है। अगर IAS IPS ऑफिसर है तो वहाँ पे क्या है, तो करप्शन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन होना चाहिए, पावर का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। एथिक्स एंड टीचिंग में क्या क्या हो सकता है एथिक्स, तो फेयर एवेल्यूएशन होना चाहिए स्टूडेंट का, लर्निंग होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। एथिक्स एंड सेम चीज़ है। मेडिसिन में डॉक्टर क्या क्या एथिक्स क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, कंपैशन उनके अंदर होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है तो क्या हो सकता है, लॉस ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, विश्वास नहीं बनेगा, लीगल पेनल्टीज़ हो सकता है, करप्शन हो सकता है। जो चीज़ें आपने पॉजिटिव में पढ़ा उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स को जब इसमें यहाँ पे रिवर्स कर दोगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रमोट कैसे कर सकते हैं प्रोफेशनल एथिक्स को, ट्रेनिंग के तो ट्रेन कर सकते हैं। अगर मान लो कोई डॉक्टर है उसको उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको सिखाया जाता है कि आप कैसे किस पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करोगे। एथिकल लीडरशिप होना चाहिए, क्लियर कोड एंड कंडक्ट होना चाहिए, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर मान लो कि कोई विसल ब्लोअर आपने सुना होगा, इससे रिलेटेड है, लोकपाल से रिलेटेड है। कोई इंसान अगर मान लो कि किसी को करप्शन के बारे में पता है और ये चीज़ को उजागर करता है, सबके सामने लेके आता है, तो उसके लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है। क्योंकि अगर मान लो कि किसी बड़े इंसान को उसने एक्सपोज किया तो उसके मारे जाने के भी चांसेस होते हैं। सो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो किसी ने अगर पर्दाफाश किया, इवन इसमें ज़्यादातर आपको जो मीडिया रिपोर्टर होते हैं उनका ज़्यादा इसमें रोल होता है। ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, रिवॉर्डिंग एथिकल बिहेवियर, अगर कोई अच्छा काम करा तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। अब यहाँ पे कंक्लूजन लिखोगे प्रोफेशनल एथिक्स का। सो प्रोफेशनल एथिक्स जहाँ भी देखोगे आप क्वेश्चन अगर मिलता है आपको तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना आपको। प्रोफेशनल एथिक्स में यही लिखना है, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है इसमें, अगर नहीं होता है तो क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स का क्या क्या यूज़ है, ये मैंने सब कुछ बता दिया। तो प्रोफेशनल एथिक्स अगर शॉर्ट में आता है तो उतना ही लिखोगे, लॉन्ग में आता है तो थोड़ा ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा, जितना मैंने अभी पूरा बताया है। कंक्लूजन देखो यहाँ पे, प्रोफेशनल एथिक्स जो फाउंडेशन है हेल्दी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट का। इट इंश्योर द प्रोफेशनल परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबली ऑनेस्टली विद द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ये चीज़ें एक बार इसको वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। इंक्रीजिंग द कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एज इंक्रीजिंग डिवन, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। एथिकल प्रोफेशन जो है क्रिएट करता है बेटर सोसाइटी को, प्रमोट करता है जस्टिस को, स्ट्रेंथन करता है इंस्टीट्यूशन, कैन हेल्प द ट्रस्टवर्दी प्रोफेशनल नेशन। ना वही चीज़ें हैं आपको हिंदी में मैंने बताया व्यवसायिक नैतिकता क्या होता है, तो इंग्लिश वाले को समझ में आ गया होगा। अब हिंदी वाले अगर आपको देखते हो कि व्यवसायिक नैतिकता अगर सवाल आता है, चाहे लॉन्ग में आ रहा है शॉर्ट में आ रहा है, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले प्रस्तावना इंट्रोडक्शन लिखोगे, व्यवसाय नैतिक होता क्या है, ये आपको आज से उन नैतिक सिद्धांतों को, मूल्य और आचरण मानव को, जिसे पेशे से जुड़े व्यक्तियों को व्यवहार
निर्णय तथा कार्यशैली के नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक पेशा, चाहे आपको चिकित्सा है, विधि है, शिक्षण है, इंजीनियरिंग है, पत्रकारिता है, सारी चीज़ों में आपको अपनी आचार संहिता रखना पड़ता है। ईमानदारी, जिम्मेदारी और पारदर्शिता, निष्पक्षता मानव सम्मान पर आधारित होती है। अब इसको परिभाषित करने के लिए अगर आता है तो आप नैतिकता का मतलब क्या समझते हैं? नैतिकता संबंध रखता है किस चीज़ से? सही और गलत के अध्ययन से। जब हम सही और गलत के बारे में पढ़ते हैं और जब उस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं, उस चीज़ का जब हम क्या करते हैं, उपयोग करने लगते हैं, तो उसको व्यावसायिक नैतिकता बोला जाता है। तो यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, किसी भी पेशे से निर्धारित ऐसे मानक जिन्हें अपनाकर पेशेवर व्यक्ति अपने सेवाएं ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी और निष्पक्षता से प्रदान करता है, व्यवसाय नैतिकता कहलाता है इसका। अब व्यवसाय नैतिकता के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है? तो ये पेशे में गरिमा लाता है, पवित्र बनाए रखने में मदद करता है, समाज और जो ग्राहक के बीचों के हित का सुरक्षा करता है, और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट मैंने बताया था, शक्ति या ज्ञान का दुरुपयोग को रोकता है, उच्च गुणवत्ता लाता है, पेशे और समाज के बीच में विश्वास कायम रखने में मदद करता है, न्याय और समानता को बढ़ावा देता है। अब व्यवसाय नैतिकता का महत्व क्या है? ऑब्जेक्टिविटी अलग हो जाएगा, उसका उद्देश्य अलग हो जाता है, महत्व अलग हो जाता है। तो महत्व यह है, आपको विश्वास निर्माण करता है, भ्रष्टाचार और गलत प्रथाओं को रोकथाम करता है, जनहित की रक्षा करता है, और जो आपको प्रतिष्ठा बना कर रखता है, रिस्पेक्ट बना कर रखता है, कानूनी अनुपालन करता है। और ये चीज़ें 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट, और उसमें एग्जाम्पल अपने हिसाब से आप दे सकते हो। व्यवसाय नैतिकता के मूल सिद्धांत क्या है? सिद्धांत अगर पूछा जाए, प्रिंसिपल, तब यही लिखोगे, सत्यनिष्ठा मतलब इंटीग्रिटी, उत्तरदायित्व मतलब अकाउंटेबिलिटी, गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, आप कैसे किसी इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकते हो, निष्पक्षता मतलब ऑब्जेक्टिविटी, सम्मान आपको देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, दक्षता, और व्यावसायिक प्रोफेशनलिज्म। अब इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन से व्यवसाय में यूज़ होता है? जैसे कि प्रशासनिक क्षेत्र में यूज़ होता है, भ्रष्टाचार मुक्त कार्य के लिए, नागरिक के साथ सम्मान व्यवहार करने के लिए, सत्ता दुरुपयोग न करने के लिए। शिक्षा में भी इसका यूज़ है, छात्रों के साथ समानता, निष्पक्ष मूल्यांकन, आदर्श व्यक्ति का निर्माण। चिकित्सा के क्षेत्र में भी नैतिकता का यूज़ है, करुणा और सेवा भाव से, लापरवाही से बचना, मरीज के हित को सर्वोपरि रखना। बहुत सारे आप केसेस देखते होंगे कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं। सो ये कहीं ना कहीं आपको व्यवसाय नैतिकता का जो है वो उसके खिलाफ है, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी नैतिकता का कमी आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि बहुत सारे ऐसे ब्रिज बना दिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पुल बना दिए जो 2 से 4 दिन के बाद टूट जाते हैं। तो वहाँ पर इंजीनियरिंग में नैतिकता की क्या है, कमी है। व्यवसाय नैतिकता का जो है प्रोत्साहन कैसे किया जा सकता है? परीक्षण दिया जा सकता है, मतलब ट्रेनिंग किया जा सकता है, स्पष्ट आचार संहिता होना चाहिए, नैतिक नेतृत्व होना चाहिए, शिकायतें अगर होता है तो उसको आप क्या करोगे, दर्ज करवाओगे, पुरस्कार और दंड नीति दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका कंक्लूजन है, जिसमें व्यवसाय नैतिकता का आधुनिक समाज और आधार पर स्तंभ है। यह सुनिश्चित करता है कि पेशेवर कार्य को ईमानदारी, निष्पक्ष, अनुशासित और उत्तरदायी से तीव्र वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और प्रतिस्पर्धा के युग में इसकी आवश्यकता है और अधिक बढ़ गई है। नैतिक पेशेवर के केवल न संगठन बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास के महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका डन है, चाहे आपको लॉन्ग में पूछा, शॉर्ट में पूछा जाए। अगर व्यवसाय नैतिकता होता है या प्रोफेशनल एथिक्स शब्द ही आप देखोगे तो वही सारी चीज़ें लिखोगे, ऑब्जेक्टिविटी लिखोगे, उसका इंपॉर्टेंस महत्व क्या है वो लिखोगे, टाइप्स लिख सकते हो, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो जितना मैंने बताया वही चीज़ें आप लिख के आओगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ग्रुप वर्क रिकॉर्ड्स, ठीक है, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। तो जब हम लोग ग्रुप वर्क, क्योंकि आपके यूनिट में ग्रुप वर्क करके शब्द दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप वर्क सामूहिक जो है कार्य कैसे कर सकते हो, या फिर सामुदायिक कार्य जो है, ये दोनों चीज़ अगर आता है तो ये भी दोनों चीज़ें में सेम चीज़ लिख के आओगे। सो ग्रुप वर्क रिकॉर्ड इज अ सिस्टमैटिक रिटन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, डिस्कशन, प्रोग्रेस, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द वर्क। जब आप सामूहिक काम करते हो उसमें आप क्या क्या चीज़ें सीखते हो, क्या क्या चीज़ें आप डिस्कस करते हो, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उस सारी चीज़ों को जब इट हेल्प्स इन एवेल्युएशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप डायनेमिक्स, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अब क्या क्या चीज़ें आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो जब ग्रुप वर्क करते हो? सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। मान लो आप कोई ग्रुप में काम करोगे तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पता, नेम ऑफ द ग्रुप, आपका ग्रुप का कुछ नाम होना चाहिए, डेट और टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग, जब आप कौन से दिन मिलते हो, कितने बजे मिलते हो, कितना टाइम का आपका मीटिंग होता है, प्लेस और वेन्यू ऑफ द सेशन, तो आपने जो ग्रुप मीटिंग किया है उसका कौन से प्लेस पे किया है, कितने बजे किया, सारी चीज़ें होना चाहिए। नेम ऑफ द ग्रुप लीडर, एक ग्रुप लीडर भी होता है जो फैसिलिटेट करता है, उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए।
ग्रुप मेंबर्स की डिटेल होनी चाहिए। अपने अगर ग्रुप बनाया है उसमें अगर आपको अपने मेंबर्स के बारे में पता ही नहीं है तो फिर वो ग्रुप यूजलेस है। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो या फिर कॉलेज में अपने फ्रेंड्स ग्रुप बनाते हो तो एक दूसरे के बारे में जैसे जानकारी होता है, तो ऐसे जब आप ग्रुप वर्क करोगे तो उसमें भी आपको एक दूसरे का जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें ग्रुप में उनका पता होना चाहिए। अटेंडेंस लिस्ट होना चाहिए कि कौन आता है कौन नहीं आता है। सबको एक एक रोल असाइन होना चाहिए कि ये काम जो है डेटा कलेक्शन का काम ये करेगा, लिखने का काम ये करेगा। न्यू पार्टिसिपेंट्स, ड्रॉप आउट और चेंजेस, अगर कोई बदलाव आता है तो वो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द सेशन, आप जो सेशन करते हो एक दूसरे से डिस्कशन करते हो उसका क्या होना चाहिए, मेन टॉपिक थीम होना चाहिए, अब किस चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है। स्पेसिफिक गोल ऑफ मीटिंग होना चाहिए, टास्क टू बी अचीव। समरी एक्टिविटीज़, अब लास्ट में आपने समराइज करते हो कि डिस्कशन क्या हुआ, गेम्स, प्रेजेंटेशन क्या चीज़ पे, स्टेप डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन कौन से मटेरियल यूज हुए हैं। ग्रुप प्रोग्रेस, प्रोसेसेस एंड इंट्रोडक्शन, पार्टिसिपेशन लेवल, कम्युनिकेशन पैटर्न क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। ये 3 सी आपको याद रखना है, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। अगर कहीं भी आपको आता है ग्रुप के बारे में तो ये लिखोगे। अगर बीच में मतभेद है तो कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, कोऑर्डिनेट, एक दूसरे से सहमति कैसे बनाओगे, कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद कैसे करोगे। लीडरशिप और सब फॉर्मेशन होना चाहिए, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, डिसीजन एंड आउटकम, की पॉइंट्स डिस्कस होना चाहिए, डिसीजन क्या क्या लेना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके टेक्नोलॉजी होना चाहिए। डिफिकल्ट एंड चैलेंजेस, जब आप ग्रुप बनाते हो तो काफ़ी सारी डिफिकल्टीज़ भी आती है। इशू फेस ड्यूरिंग द सेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बैरियर टू पार्टिसिपेशन, आप खुद को पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो कभी कभार। इसमें आप सजेशन क्या क्या दे सकते हो अगर अच्छा ग्रुप बनाना है तो, रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट, प्लान्स फॉर द नेक्स्ट सेशन, होमवर्क होना चाहिए सबके लिए, कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, फैसिलिटेटर रिमार्क्स क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, ओवरऑल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, सजेशन, फीडबैक, अटैचमेंट, हैंड आउट, फोटोग्राफ्स, अटेंडेंस शीट, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। यही चीज़ें हिंदी में भी है। अगर सामूहिक कार्य आपको मिलता है तो उसमें आप कैसे चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हो। मूलभूत जानकारी होना चाहिए आपको, समूह का नाम आपको पता होना चाहिए, बैठक आपको तरीका, समय, अवधि, बैठक का स्थान क्या होना चाहिए, सामूहिक नेता, संचालक कौन, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, सामूहिक सदस्य का जो विवरण है वो आपके पास होना चाहिए, उपस्थित सदस्य जो उनके बारे में पता होना चाहिए, रजिस्टर एक मेंटेन करना पड़ेगा आपको, सदस्य के नाम, कार्य और भूमिका आपको पता होना चाहिए। नए सदस्य अगर आते हैं उनके भी नाम आपको पता होना चाहिए और जो बाहर जाते हैं उनका भी पता होना चाहिए। सत्र का उद्देश्य, सेशन जो किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, चर्चा विषय या थीम होना चाहिए, बैठक का विशिष्ट लक्ष्य होना चाहिए, सत्र में पूरी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। गतिविधि या सारांश, जो भी आपको गतिविधि, जो भी मीटिंग्स होती है उसमें, जैसे कि किसी चीज़ पे मीटिंग हो रही है आपको, जैसे आपको खेल पे अपने कोई बनाना है ग्रुप, या फिर आपको कॉलेज प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें आपको थीम पता होना चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट किस पे बनाना है। सहभागिता होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, संचार, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, सहयोग, समन्वय और संघर्ष, ये सब होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, व्यवहारिक संबंध। निर्णय और परिणाम, चर्चा के लिए आपको मुख्य बिंदु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप मीटिंग रखते हो उसमें आपको पता ही नहीं कि आप किसकी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हो। सामूहिक द्वारा निर्णय होना चाहिए, सबका एक साथ डिसीजन होना चाहिए, समस्या और समाधान की प्रक्रिया होनी चाहिए, सदस्य को सौंपे गए कार्य, सबको जो आपने टास्क बांट रखा है, अगर मान लो कि आपको कोई प्रोजेक्ट हिस्ट्री पे मिला हुआ कि आपको लिखना है किसी राजा के बारे में, तो उसमें आप डिवाइड कर लोगे ना कि इस राजा के बारे में आप ये कलेक्ट करके यहाँ से लेके आना, वहाँ से ये लेके, अगर उसमें अगर मान लो कोई नहीं करता है तो उसका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए। समस्या और चुनौती आपकी आती है, सत्र के दौरान बहुत सारी कठिनाई आती है, संघर्ष होता है, गलतफहमी होता है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, सहभागिता में, कॉपरेशन में दिक्कत होता है, तो उसके लिए सुझाव क्या हो सकता है, सुधार के लिए आपको अगला सत्र रखना चाहिए, उसके अलावा फॉलोअप होना चाहिए, आपको जिम्मेदारियाँ बांटनी चाहिए, और कुछ टिप्पणियाँ जैसे कि सत्र का मूल्यांकन होना चाहिए, संपूर्ण अवलोकन होना चाहिए, समूह का सुझाव और टिप्पणियाँ इसमें होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्मार्ट गोल सेटिंग क्या है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको स्मार्ट के बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है, हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए, तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो स्मार्ट आपका अगर इंट्रोडक्शन अगर आएगा क्वेश्चन तो इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखोगे आप, गोल सेटिंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस। टू मेक गोल्स इफेक्टिव दे मस्ट क्लियर, रियलिस्टिक एंड मेजरेबल। स्मार्ट गोल सेटिंग इज वाइडली यूज्ड, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन मीनिंगफुल और अचीव द गोल। ये स्मार्ट का फुल फॉर्म है, ठीक है, जैसे स्वाट के बारे में भी आप पढ़ोगे तो उसका भी फुल फॉर्म है, तो दोनों का फुल फॉर्म याद रखना आपको। स्मार्ट और स्वाट से कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। स्मार्ट गोल जो है उसके अंदर अगर देखा जाए तो ये आपको SMART से बना हुआ है, जिसमें S से क्या है आपका स्पेसिफिक है, M से मेजरेबल है, A से अचीवेबल है, R से रिलेवेंट है, T से टाइम बाउंड है। ऐसे मीनिंग लिखोगे, ऐसे ग्राफ बना के, जिसमें से कंपोनेंट स्मार्ट के कौन कौन से हैं। एस स्पेसिफिक जो इसका मतलब क्या होता है, गोल्स मस्ट बी डिफाइंड। अब अगर मान लो आपका कोई
गोल है, ठीक है, आपका, आपने कोई ज़िंदगी में कुछ ठाना है, अगर आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ आप करना चाह रहे हो, तो जिसमें आपको एस से क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक, मतलब व्हाट डू यू वांट, आप क्या अचीव करना चाहते हो, व्हाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आपका गोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हु इज़ इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, एंड वेयर विल इट हैपन, ये कब होने वाला है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, आई वांटेड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग डेली। अगर आपको इंग्लिश सीखना है या फिर आपको मान लो कि आपको कोई लैंग्वेज सीखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो। अगर मान लो कि आपको लैंग्वेज ही नहीं पता, कैसे आप उसको सीखना चाहते हो, तो फिर आपका स्मार्ट गोल जो है क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सेकेंड में है आपको स्मार्ट का एम, ठीक है, मेजरेबल, मतलब गोल मस्ट बी मेजरेबल, इंडिकेटर एंड ट्रैक प्रोग्रेस, हाउ मच, हाउ मेनी एंड हाउ विल। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको समय देना है। आई विल लर्न 20, अब अगर मान लो आपको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश कैसे सीखोगे, डेली आप 20 वोकेबलरी याद कर सकते हो, या फिर आप पूरे हफ्ते में 20 याद कर सकते हो, तो आपको लिमिट पता होना चाहिए। ये है अचीवेबल, अब इसको अचीव कैसे होगा, द गोल मस्ट बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। अब ऐसा गोल नहीं बना लो ज़िंदगी में जो, जैसे 2026 आएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे इतना बड़ा गोल बना लेंगे जो कि अचीव नहीं होगा। रियलिस्टिक होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप वो चीज़ें पूरा कर सकते हो। कैन आई अचीव दिस गोल, व्हाट इज़ रिसोर्स डू आई नीड। जैसे कि आप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश फॉर 30 मिनट्स अ डे इज अचीवेबल। आप 30 मिनट इंग्लिश तो बोल ही सकते हो, आप बोलोगे कि मुझे 24 घंटे बोलने हैं, दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि बीच में आपको हिंदी आएगा ही, और जो मदर टंग है वो आपके उस पर आएगा, सो दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। आप एक दिन बोल पाओगे, दूसरे दिन फिर वो चीज़ें फॉलो नहीं होगा। सो टारगेट आपका छोटा छोटा होना चाहिए। रेलिवेंट, द गोल मस्ट बी मीनिंगफुल एंड अलाइन विद योर नीड्स। जो भी आप गोल बना रहे हो वो आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। वाई डज दिस गोल मैटर, आप गोल जो बनाया आपने उसका क्या मैटर है। इंप्रूविंग इंग्लिश हेल्प अस अ जॉब, अब ये कि मान लो आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, तो क्यों सीखना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ये इंटरव्यू में हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन में, आपको क्लास में आपका जो है वो पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सकता है, इसलिए। टी है स्मार्ट में, लास्ट वाला जो है वर्ड, उसका मतलब होता है मस्ट बी डेडलाइन और टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम आपको रखना पड़ेगा गोल के लिए। अब ऐसा नहीं है कि 2026 में आपने कोई रेजोल्यूशन लिया है और उसको 2030 तक खींचते हुए लेके जा रहे हो, दैट इज़, वो फिर उसका मतलब नहीं रहेगा। छोटा गोल बनाओ और उसको ऐसा बनाओ कि आपको जो है 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में अचीव करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस विद इन 3 मंथ्स। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप टारगेट 3 मंथ का रख सकते हो, 4 मंथ का, 5 मंथ का। अब ये नहीं बोलो कि मैं 10 साल में इंग्लिश सीख लूँगा। अब बेनिफिट स्मार्ट गोल का क्या क्या है, ये आपको इंक्रीज करता है क्लैरिटी, फोकस, मेक प्रोग्रेस, मेजरेबल, इनहेंस मोटिवेशन, रिड्यूस द कन्फ्यूजन, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, इंप्रूव द टाइम मैनेजमेंट एंड हेल्प इन प्लानिंग। स्मार्ट गोल टू लूज, जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखो कि वेट कम करना है, वजन कम करना है, ऐसा रखते हैं, तो वो एक टारगेट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 5 साल में वेट कम करना है, 2 मंथ का टारगेट रखते हैं, बट हर हफ्ते, हर दिन वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। स्पेसिफिक लूज वेट, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो वेट लॉस वाला। कंक्लूजन, स्मार्ट गोल सेटिंग पावरफुल टूल माना जाता है, ट्रांसफर वेग आइडिया इनटू क्लियर एक्शनेबल प्लान। इसका आप अपने पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट वीक है आपका, तो उसका प्रॉपर आप ये बनाओगे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे वर्क करना है, कितना टाइम देना है, ठीक है, तो इससे आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हो। सेम चीज़ आपका हिंदी में भी है। स्मार्ट गोल सेटिंग प्रस्तावना कैसे लिखोगे, लक्ष्य निर्धारण, व्यक्तिगत सेक्शन और पेशेवर जो आपको सफलता है उसके अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभावी लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, मापनीय होना चाहिए। स्मार्ट जो है इसका वैज्ञानिक पद्धति से इसको जोड़ा जाता है। अब इसमें स्मार्ट का जो अर्थ क्या क्या है, हिंदी में कैसे लिखोगे। एस से स्पेसिफिक है, उसका मतलब होता है विशिष्ट। एम से मेजरेबल है, उसका मतलब मापनीय। ए से अचीवेबल, मतलब प्राप्त करने योग्य। आर से रेलिवेंट, मतलब प्रासंगिक। टी से टाइम बाउंड, मतलब समयबद्ध होना चाहिए। अब स्पेसिफिक का मतलब क्या हो जाएगा, आपको लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, ये बताना चाहिए कि क्या हासिल करना है, क्यों नहीं, क्यों करना है, कौन 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 शामिल है, कहाँ पे कैसे करना है। उदाहरण, मैं अगर अपनी अंग्रेजी बोलने की क्षमता सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये पता होना चाहिए आपको। मेजरेबल मतलब मापनीय, प्रगति आपको मापने योग्य होना चाहिए, कितना, कितने समय होना है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। उदाहरण, मैं हर सप्ताह 20 नए शब्द सीखूंगा या सीखूंगी। अचीवेबल में क्या होना चाहिए, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, मतलब आपको लक्ष्य संसाधन क्षमताओं के अनुसार वास्तविक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बस हवाबाजी हो गई, ठीक है। क्या लक्ष्य क्या है, वो वास्तव में आपको संभव है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या संसाधन चाहिए आपको। प्रतिदिन 30 मिनट आप अंग्रेजी अभ्यास करोगे, ये आपका संभव हो सकता है। आर्ट से रेलिवेंट है, जिसका मतलब प्रासंगिक है, जिसका मतलब लक्ष्य महत्वपूर्ण आवश्यक अनुसार होना चाहिए। ये पूछता है कि आपका यह लक्ष्य मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या मेरे भविष्य में इससे कोई जो है आपका लाभ हो सकता है कि नहीं। उदाहरण, अंग्रेजी सुधारने से नौकरी और संचार में मदद होगी। फिफ्थ है आपका टाइम बाउंड, समयबद्ध होना चाहिए, कब तक लक्ष्य पूरा किया जाए, अंतिम तिथि क्या होना चाहिए। मैं 3 महीने में अंग्रेजी सीखना बोलना जो है वो संभव हो सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें।
अब स्मार्ट जो लक्ष्य है उसका निर्धारण, लाभ क्या क्या हो सकता है। स्मार्ट लॉन्ग में भी सबको सवाल पूछा गया है, तो लॉन्ग में जब पूछा जाएगा तो बस इसका मीनिंग नहीं बताओगे, इवन आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका क्या क्या जो है लाभ है। जैसे कि लक्ष्य स्पष्ट करता है, समझने में योग्य बनाता है, आपको प्रगति मापने में आसानी करता है, प्रेरणा देता है, संकल्प बढ़ाता है, समय और संसाधन का सही उपयोग करना सिखाता है, आपको कार्य में प्राथमिकता निर्धारित करने में मदद करता है, निर्णय निर्माण में सुधार करता है, भ्रम और अनिश्चितता में काम होती है। अब उसका उदाहरण दिया गया कि आप कोई इंसान है जो कि अपना वजन कम करना चाहता है 2 महीनों में, ठीक है, 4 किलो वजन कम करना चाहता है, लेकिन वो कैसे कर सकता है। वो कैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है। तो स्मार्ट में जो एस स्पेसिफिक मतलब वजन कम करना, मेजरेबल मतलब 4 किलो उसको वजन कम करना, अचीवेबल कैसे हो सकता है, कैसे वो अचीव कर सकता है, कैसे अपना वो वजन कम कर सकता है। तो एक्सरसाइज और आहार कम करके, वजन को खाने को थोड़ा कम करके। रेलिवेंट क्या रहेगा उससे, उसको वजन कम करने से क्या मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, हेल्दी हो जाएगा इंसान। और टाइम वर्ड कितने महीने में, 2 महीने में कर सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे उपसंहार कंक्लूजन है, स्मार्ट जो लक्ष्य निर्धारण किसी भी लक्ष्य को स्पष्ट, व्यवहारिक और प्राप्त करने योग्य बनाता है। ये आपको व्यक्ति को संगठित, प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करता है। यह इस मॉडल के माध्यम से व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा में, करियर में, स्वास्थ्य में और व्यक्तिगत विकास में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये कंक्लूजन ऐसे ही लिखोगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको, और ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है, और मतलब कोई भी टॉपिक स्किप मत करो, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जब आप जिसको आप स्किप करते हो वही सवाल आपको वहाँ पूछे जाते हैं। सो एकदम लास्ट तक देखो। एक और स्वाट वाला टेक्नोलॉजी भी बचा हुआ है, रैपिड भी बचा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं इसमें पहले हिंदी में, इंग्लिश में। ये जनरली आपको शॉर्ट में पूछा जाता है, बट हो सकता है कि अगर आपको लॉन्ग में पूछा जाए उसके लिए भी तैयार रहना है। रैपिड बिल्डिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव, ट्रस्टिंग एंड हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल। जब एक से ज़्यादा इंसान के बीच में आप क्या करते हो, रिलेशन बनाते हो, संबंध बनाते हो, किसके बेसिस पे, ट्रस्ट के बेसिस पे, पॉजिटिविटी के बेसिस पे। इन द प्रोफेशन में इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, प्रोफेशनल फील्ड में किया जाता है, जैसे सोशल वर्क में, काउंसलिंग में, टीचिंग में, मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, कस्टमर केयर सर्विस में एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। रैपिड बिल्डिंग इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपको जो आपको कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है तो आपको एक दूसरे के बीच में सहमति होना चाहिए। इट हेल्प्स रिड्यूस द एंजाइटी, इनकरेज कॉपरेशन एंड क्रिएट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, ओपन इंटरेक्शन। रैपिड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सो रैपिड मीनिंग ऑफ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड कनेक्शन। व्हेन रैपिड, अब रैपिड का मतलब ही होता है फीलिंग ऑफ म्यूचुअल, एक दूसरे के बीच में आपको ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब इसको स्ट्रॉन्ग कब किया जा सकता है, जब पीपल फील रिस्पेक्टेड, जब आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखोगे। दे कम्युनिकेट फ्रीली, आप आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हो। दे शेयर इन्फॉर्मेशन ओपनली, दे फील इमोशनली कंफर्टेबल। ये चारों पॉइंट याद रखना एज इट इज़। इंपॉर्टेंस क्या क्या है रैपिड बिल्डिंग का, एनहेंस करता है ट्रस्ट को, ट्रस्ट एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉपरेशन, क्रिएट करता है सेफ एनवायरनमेंट को, इंडिविजुअल फील कंफर्टेबल एंड एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड कंसर्न, इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन। जब अच्छा वातावरण रहेगा, अच्छा आप एकदम सुरक्षित महसूस करोगे तभी उसमें चीज़ों में पार्टिसिपेट करोगे। तो हेल्प्स क्लाइंट, स्टूडेंट और टीम मेंबर्स इंगेज जो आपको एक्टिवली। रिड्यूस करता है रेजिस्टेंस को, व्हेन रैपिड इज स्ट्रॉन्ग पीपल्स आर लेस डिफेंसिव एंड मोर ओपन। अगर मान लो कि एकदम चीज़ें एकदम एग्जाम्पल क्लास का ही दे रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ। अगर मान लो कि ऐसे टीचर है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, वहाँ पे बच्चों को देखोगे कि खुल के चीज़ें बोलते हैं, उनका जो डाउट होता है वो पूछते हैं। बट मान लो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, मान लो टीचर क्लास में बोलने ही नहीं दे रहे, सो वहाँ पे रैपिड बिल्डिंग आपकी अच्छी होगी नहीं होगी, क्योंकि ना ही आप टीचर को अच्छे से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओगे, ना ही टीचर आपको अच्छे, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। सो रैपिड बिल्डिंग का एग्जाम्पल आप हम ये वाली चीज़ें भी डाल सकते हो। इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटर कम्युनिकेशन बनाता है आपको रैपिड बिल्डिंग, इफेक्टिव सॉल्यूशन देता है, स्ट्रेंथन द प्रोफेशनलिज्म रिलेशन, लीड्स टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव एसोसिएशन बनाता है आपको, इन्हेंस करता है वर्क एफिशिएंसी को, जैसे कि स्मूथ कम्युनिकेशन, सेव द टाइम एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। और रैपिड्स के एलिमेंट्स क्या क्या है, आप अगर मान लो किसी को अपना रैपिड बिल्डिंग जो आप अच्छा इम्प्रूव करना है तो क्या 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 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी मतलब अंडरस्टैंडिंग अनदर्स फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव प्रमोट्स इमोशनल कनेक्शन। एक एम्पैथी होता है जैसे जब आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते, एक सिंपैथी होता है। सिंपैथी में तब होता है जब जैसे कि मान लो कि आप किसी को देखते हो और फील करते हो कि इसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। बट अगर एम्पैथी में क्या होता है कि जब आप अपने आप को रिलेट कर लेते हो, अगर मान लो किसी को भीख मांगते हो, आपने देखा रोड पे, तो आपको लगता है कि इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। जब आपने अपने आप को उसके जगह पर रखा, एक बार सोचा कि अब मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे फील कर सकती हूँ, तो डैट इज़ एम्पैथी। और एम्पैथी
जो एम्पैथी अच्छी चीज़ है, उससे आपको क्या होता है, चीज़ों को कनेक्ट करते हो, और यही रैपिड बिल्डिंग में भी होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, एकदम पेइंग फुल अटेंशन, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली। अगर मान लो कि आप अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, अगर कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आप फिर दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो रैपिड बिल्डिंग में आपको एम्पैथी होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए। दूसरे के ओपिनियन को क्या करोगे, वैल्यू करोगे। मान लो आगे वाला कुछ बोल रहा है, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, या फिर आप उसको जज कर रहे हो, तो फिर वहाँ पर रिस्पेक्ट आपका डेवलप नहीं होगा। ओपन बॉडी लैंग्वेज, स्माइलिंग, नोडिंग, रिलैक्स पोस्चर। आप एकदम बॉडी लैंग्वेज जो है एकदम ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मान लो कि कोई ऐसा है कि आप वहाँ पर अगर हाँ कर रहे हो या स्माइल कर रहे हो तो उसको गलत तरीके से लगेगा। मान लो कि हो सकता है कि कभी कभार होता है कि आप एकदम इंटेंस सिचुएशन है, बहुत क्रूशियल चीज़ है, चलिए आप स्माइल कर रहे हो, तो उसका स्माइल का फिर वो गलत मतलब जाता है। ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी होना चाहिए, बीइंग रिलायबल, ट्रूथफुल एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर लैंग्वेज होना, अप्रोप्रिएट टोन होना चाहिए, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होना चाहिए, कल्चरली सेंसिटिविटी। अब एक दूसरे के कल्चर को क्या करोगे, जो आपको संस्कृति है उसकी रिस्पेक्ट करोगे। टेक्निक है क्या क्या, किस किस चीज़ से रैपिड बिल्डिंग बनाया जा सकता है। यूज़ द पर्सनस नेम यूज़ कर सकते हो, मिरर एंड मैचिंग, लाइटली मैचिंग द पर्सनस टोन, पेस एंड बॉडी लैंग्वेज, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन कर सकते हो, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट, इंकरेजमेंट ऑफ सपोर्ट, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस। ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको आप लिख सकते हो। ये चैलेंज क्या क्या आ रहा है, ये चैलेंज आपको याद रखना पड़ेगा। कल्चरल डिफरेंस हो सकता है कि क्लास के फॉर्म में ले लो, सबकी संस्कृति अलग अलग है, तो वहाँ पे भी रैपिड बिल्डिंग बनाने में थोड़ी जो है वो कठिनाई आती है। कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, किसी का इंग्लिश अच्छा हो, किसी का हिंदी अच्छा हो, तो वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। लैक ऑफ ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हो। आप क्लास में भी देखते हो कि कुछ लोग नोट शेयर नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट है। कुछ लोग देखोगे कि वीडियो शेयर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो मेरा आगे वाला देख लेगा तो उसको शायद मार्क्स ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, तो डैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। स्टीरियोटाइप होता है एक जो मनगढ़ंत चीज़ें आप बना के दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। रेसिस्टेंस फ्रॉम द क्लाइंट्स, इमोशनल और साइकोलॉजिकल इशू भी होता है। यहाँ पे कंक्लूजन है, रैपिड बिल्डिंग इज अ फंडामेंटल स्किल। ये आपको कम्युनिकेशन में मदद करता है, स्टैब्लिश करता है ट्रस्ट, रिड्यूस करता है बैरियर, प्रमोट करता है कॉपरेशन, वेदर काउंसलिंग, सोशल वर्क, टीचिंग, हर जगह इसका क्या होता है, यूज़ होता है, तो काफ़ी ये यूज़फुल है। अब यही रैपिड बिल्डिंग को हिंदी में भी देख लेते हैं। तो प्रस्तावना में क्या लिखोगे, रैपिड बिल्डिंग जो है इसका अर्थ, उसको हिंदी में भी रैपिड ही बिल्डिंग ही बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में विश्वास, समझ और सम्मान, सकारात्मक संबंध होना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, सामाजिक कार्य होना चाहिए, परामर्श, शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, प्रबंधन, प्रशासन तथा ग्राहक सेवा और क्षेत्रों में रैपिड बिल्डिंग का प्रभावी संचालन आधारशिला माना जाता है। इसका अर्थ क्या है, सो रैपिड का स्थिति अगर देखा जाए तो इसको विश्वास, ट्रस्ट, मतलब पारस्परिक समझ में, स्वीकृति में और सहजता में इसका यूज़ किया जाता है। अब कैसे अब रैपिड को मजबूत किया जा सकता है, सो लोग खुलकर जब बात करते तब, अपनी समस्या को साझा करते तब, और सहयोग बढ़ाते तब। अब इसका महत्व क्या क्या है, विश्वास का निर्माण करने में मदद करता है, जैसे खुला ईमानदार संवाद संभव होता है। सुरक्षित वातावरण को क्या करता है, प्रमोट करता है, सक्रिय सहभागिता को बढ़ाता है, प्रतिरोधक कम करता है, समस्या समाधान आसान करता है, मजबूत पेशेवर संबंध को डेवलप करता है, कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। अब इसके तत्व क्या क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, तो है सहानुभूति होना चाहिए आपके अंदर, सक्रिय सुनना मतलब एक्टिव लिसनिंग, सम्मान करना चाहिए, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, ईमानदारी और आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रभावी संचार होना चाहिए, सांस्कृतिक संवेदनशीलता होना चाहिए। इसके टेक्निक क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, जैसे व्यक्ति का नाम लेकर संबोधित करना, मिररिंग मैचिंग ये है, ठीक है, वास्तविक रुचि दिखाना, प्रोत्साहन देना, गोपनीयता को बढ़ावा देना, एक दूसरे को जज नहीं करोगे, सुरक्षित वातावरण को प्रमोट करोगे। चुनौतियाँ क्या क्या है इसमें, सांस्कृतिक विभिन्नता है, भाषा एवं संचार के बीच में आत्मविश्वास की कमी है, ठीक है, अगर होता है तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लोगे इसको। और यहाँ पे कंक्लूजन है, रैपिड बिल्डिंग प्रभावी है, संचार और महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, ये आपको विश्वास पैदा करता है, बाधाएं कम करता है, तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। नाउ दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, लॉन्ग एंड शॉर्ट में मोस्ट प्रोबेबली आपको पूछा जाएगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। जो भी मैं बता रही हूँ ना, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और उसको रिवाइज अच्छे से करो। स्वैट टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है, टूल यूज टू आइडेंटिफाई एनालाइज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट एंड बिजनेस। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। अब स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज, टी से थ्रेट। 360 डिग्रीज का यूज़ किया जाता है, जिसमें स्ट्रेंथ आपका क्या होना चाहिए, इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर। स्ट्रेंथ कैसे लाओगे आप, जैसे
refers to internal qualities, resources and give advantage. Skilled workforce होना चाहिए, good leadership होना चाहिए, strong brand image होना चाहिए, high productivity होना चाहिए, advanced टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, पहले वाले पे काम कर सकते हो, एस पे काम कर सकते हो। डब्ल्यू से आपको वीकनेस, इंटरनल नेगेटिविटी मतलब पुअर मैनेजमेंट है, लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ है, लिमिटेड सोर्सेज है, वीक फाइनेंशियल पोजीशन है, लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो इससे आपको डब्ल्यू वाला हो जाए। अपॉर्चुनिटी में एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर है, ग्रोइंग मार्केट, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंक्रीज कस्टमर डिमांड्स एंड पार्टनरशिप पॉसिबिलिटीज। थ्रेट क्या हो जाएगा, अगेन ये निगेटिव है, तो इसमें देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, डब्ल्यू वीकनेस निगेटिव है। फिर आपका जो एक्सटर्नल वाला है और ये अपॉर्चुनिटी है वो पॉजिटिव है, एंड थ्रेट जो है निगेटिव है। इसमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, थ्रेट में क्या, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की वजह से आपको खतरा महसूस हो सकता है। चेंजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन, इकोनॉमिक रेसेशन मतलब अगर आर्थिक मंदी आ गई तो उससे भी आपको, टेक्नोलॉजी चेंजेस, नेचुरल डिजास्टर। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है स्वॉट एनालिसिस का। हेल्प इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग में मदद करता है। प्रोवाइड क्लैरिटी अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिचुएशन, आंतरिक और बाहरी जो सिचुएशन है आपको उसके बारे में पता चलता है। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर इसमें इंप्रूव करता है। अगर आपको मान लो पता चल गया कि यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाला है, तो आप उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग करोगे ना, बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं करोगे, फिर अपने आप को क्या करोगे, रोकथाम करोगे। सो कहीं ना कहीं आपको एक डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम अर्ली, प्रॉब्लम को पहले ही भापने में मदद करता है। इंप्रूव द रिसोर्सेज एलोकेशन, इनहेंस द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, स्ट्रेंथन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब स्टेप्स जो है इसमें कंडक्ट, स्वाट को बनाने में कौन कौन से स्टेप लगते हैं, तो स्टेप अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार बस देख लो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे इंटरनल, यही तो जो चार आपने पढ़ा ना उसी चार को स्टेप में भी लिख सकते हो। आइडेंटिफाई करोगे इंटरनल स्ट्रेंथ को, आइडेंटिफाई करोगे इंटरनल वीकनेस को, आइडेंटिफाई करोगे एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी को, आइडेंटिफाई करोगे एक्सटर्नल थ्रेट को। फिर उसका आइडेंटिफाई अगर आपने सबको ढूंढ लिया है तो उस पर विचार करोगे, दैट इज एनालाइज द इंटरनेशनल इंटर रिलेशन बिटवीन दैम, ठीक है। उसके बाद फिर आप फॉर्मुलेट करते हो स्ट्रेटजी को। स्वॉट का एग्जाम्पल कहाँ पे स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, गुड मैनेजमेंट में भी किया जा सकता है। वीकनेसेस का, लो कॉन्फिडेंस अगर पब्लिक स्पीकिंग में है तो उस पर आपको डिफिकल्टीज इन हैंडलिंग स्ट्रेस। वीकनेसेस जनरली आप देखोगे कि क्लास में बच्चे बहुत खुल के नहीं बोल पाते हैं या फिर आपको देखोगे घबराने लगते हैं, सो ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वीकनेसेस है ये। डिफिकल्टी, कभी कभी स्ट्रेस को आप नहीं हैंडल कर पाते हो। अपॉर्चुनिटी का कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो इंटर्नशिप वगैरह में कर सकते हो, ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में कर सकते हो। अब सेम चीज़ आपका हिंदी में है। स्वॉट विश्लेषण का महत्वपूर्ण रणनीति है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति, संस्था और परियोजना में व्यवस्थित स्थिति से किया जाता है। ये आंतरिक और बाहरी कार्यों का विश्लेषण करने में निर्माण करता है। स्वॉट का अर्थ अगर देखा जाए तो एस से आपका स्ट्रेंथ है जिसका मतलब ताकतें, डब्ल्यू से वीकनेस मतलब कमजोरियाँ, ओ से अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर और टी से थ्रेट मतलब खतरा। अब एक एक चीज़ को देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, ताकत का मतलब आंतरिक सकारात्मक कारक है ये, इसके अंदर आपको योग्यता जो आपको संसाधन विशेषताओं का व्यक्ति का देता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया है, कुशल कर्मचारी, मजबूत नेतृत्व, अच्छा ब्रांड नेम, अच्छा उत्पादक और उन्नति तकनीक। वीकनेसेस में क्या क्या देख सकते हो, कमजोरी में क्या देख सकते हो, कमजोरी आंतरिक, इसमें खराब प्रबंधन, जो आपको प्रशिक्षित स्टाफ की कमी होना, सीमित संसाधन, वित्तीय समस्या और कम ग्राहक संतुष्टि। अपॉर्चुनिटी मतलब थर्ड वाला है अवसर, बाहरी सकारात्मक, इसमें आपको बढ़ता हुआ बाजार, नई सरकार की नीतियाँ, उभरती हुई तकनीक, ग्राहक मांग की वृद्धि, साझेदारी का अवसर। थ्रेट क्या क्या हो, खतरा क्या क्या, नकारात्मक में इसमें क्या क्या हो सकता है आपको, तीव्र प्रतिस्पर्धा, नीति का कानून में बदलाव, आर्थिक मंदी, तकनीकी परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं। इसका महत्व क्या है, रणनीति बनाने में मदद करता है, आंतरिक और बाहरी स्थिति को स्पष्ट समझने में मदद करता है, उचित निर्णय निर्माण में मदद करता है, संभावित समस्याओं को पहचानने में मदद करता है, संसाधनों को बेहतर उपयोग करने में मदद करता है, संगठन और विकास करने में मदद करता है, जोखिम जो आपका निश्चित चीज़ है उसको भी समझने में मदद करता है, और कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी मदद करता है। उदाहरण दिया हुआ, ताकत का उदाहरण क्या हो सकता है, अगर आपके अंदर अच्छा संचार कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन करते हो आप, समय प्रबंध के साथ टाइम मैनेजमेंट आप समझते हो। कमजोरियाँ क्या क्या हो सकती है, आपको सार्वजनिक बोलने में आपको झिझक आती है तो ये कमजोरियाँ आपको, तनाव संभालने में अगर कठिनाई है तो ये आपकी कमजोरी। अवसर कैसे ले सकते हो, इंटर्नशिप करके, ऑनलाइन कौशल विकास परीक्षण करके। खतरा कैसे है आपको, उच्च, अगर मान लो हाई कॉम्पिटिशन है तो वहाँ पर अगर चीज़ें नहीं परफॉर्म करती है, खतरा है। तेज तकनीकी परिवर्तन। अब यहाँ पे कंक्लूजन है,
स्वॉट विश्लेषण का जो है आपको देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपनी स्थिति समझने और भविष्य के लिए प्रभावी रणनीति बनाने में मदद करता है। ये आपका प्रदर्शन सुधारता है, जोखिम कम करता है और विकास के अवसर पर प्रदान करता है। इसलिए यह व्यवसाय, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास और प्रशासन में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। सो ये आपका पूरा सेक का पेपर था, वर्किंग विद द पीपल, जिसमें मैंने स्वॉट, रैपिड, इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स, ग्रुप में कैसे काम कर सकते हो, कम्युनिटी में कैसे काम कर सकते हो। सवाल आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा कर भी नहीं सकते हो। अगर और ज़्यादा टाइम है तो आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो, बट इट विल बी बेटर कि अगर आप इसको बार बार रिवाइज़ करोगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चन बना के आके आ जाओगे। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन करने हैं। और अगर कोई आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, डू टेल मी, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इन सारी चीज़ों को करने में और तबीयत भी ठीक नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।